अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत। पहुंची हुई सभी कन्या जन्म प्रेरक जो WPSF के साथ जुड़ी हैं, कन्या जन्मदात्री, मैं सभी का और जो भी यहाँ उपस्थित है इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। हमने बहुत बार ये सुना है नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी काली है। आपको सच में क्या ये पता है नारी क्या है? आप में से कोई ये बताना चाहेगा मुझे नारी क्या है? किस देवी का रूप है नारी? कोई बताना चाहेगा? आप अपने आप को किस देवी के रूप में देखती हैं? दुर्गा। कोई और? काली। 9 देवियां। हर नारी 4 शक्तियों से मिलकर बनी है। माहेश्वरी जो कि माँ है विजनरी मतलब है दूरदर्शक। आपने जब अपनी कन्याओं को जन्म दिया, आज से ही आपने एक विचार शुरू कर दिया, मेरी बेटी की शादी कब होगी? अब मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे तैयारियां करनी है, इसकी पढ़ाई के लिए मुझे तैयारियां करनी है, इसका पहला जन्मदिन इतने उत्साह से सब लोगों को बुलाकर मनाना है। आप हैं विजनरी, दूरदर्शक। उसके बाद आपके अंदर समाई है माँ लक्ष्मी। छोटे से छोटा खर्चा हो या बड़े से बड़े घर के खरीदारी बेचने के निर्णय सब आप लोगों की रजामंदी के अनुसार ही होते हैं। ये आपका डिसीजन है। आप और जब हस्बैंड नहीं मानेंगे तो आप कहते हैं मुझे उकसाओ मत, कहती है कि नहीं? हस्बैंड बेचारा वही, यार ये तो बन गई काली। ठीक है। अब आती है सरस्वती जो अपना तन मन धन न्योछावर कर देती हैं अपने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसको उस विद्या दान देने के लिए। बच्चा कहते हैं ना, घर एक बालक का सबसे पहला स्कूल होता है, सबसे पहली पाठशाला होती है। माँ क्या कर, मेरी खुद की 3 साल की छोटी सी बेटी है, मैंने कई बार देखा है, अगर मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो भी लिपस्टिक लगाती है, मैं अगर उसे डांटती हूँ तो अगले ही पल मैं देखती हूँ वो भी अपने एक टॉय को लेकर बैठ जाती है और उसकी डांट लगाती है। तो मेरा बच्चा, आपका बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है? घर से। तो हम एक बार अब मुझे कोई बताएगा कौन कौन सी 4 मातेश्वरी आप लोगों में बैठी हैं? माहेश्वरी, काली, महालक्ष्मी और सरस्वती। तो इन सभी देवियों का मैं तहे दिल से एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। जहां तक बात है पौष की, मुझे ऐसा लगता है अगर हम जिस दिन हमारी कन्या का जन्म होता है उसी दिन से अगर हम उसे वो रिस्पेक्ट, वो आदर, सम्मान, वो अधिकार देना अगर शुरू करें तो मुझ जैसे पोस्ट ट्रेनर्स की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। कितनी बार हमारी बच्चियां जब घर से बाहर निकलती हैं हम उन्हें ये कहना पड़ता है, बेटा इधर मत जाना, कोई देखे तो उसकी तरफ मत देखना, कोई बुरी तरह से व्यवहार करे तो तुम वहां से हट जाना। क्या कभी हम ये कहते हैं एक चाटा लगा के आना? कहता है आप में से कोई एक चाटा लगा के आना? वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट, है ना? बर्दाश्त क्यों करना भाई? आपका सम्मान आपके हाथ में है। जो अपब्रिंगिंग आप अपनी बच्चियों को दे रहे हैं, केवल बच्चियां नहीं, जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, बेटा हो बेटी हो, आपको ही अपने बेटों को भी ये सिखाना पड़ेगा कि बेटी का सम्मान कैसे किया जाता है। आपके पति को, जब आपका पति आपका सम्मान करेगा, आपका बच्चा वही सीखेगा और आने वाले समाज में उसी तरह से नारी शक्ति को सम्मानित करेगा। ठीक है। अगर मैं पौष की बात करूं तो पौष को कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग बहुत टाइम से एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का पार्ट है। मैं नहीं कहूँगी कि हर जगह ये होता है, बट आज भी कई जगह ऐसा होता है। जब फीमेल को घर से, पहले क्यों होता था ऐसा? फीमेल्स को घर से बाहर जाकर काम करने की परमिशन क्यों नहीं थी? क्योंकि नारी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से यौन शोषण का शिकार होती थी। आज मैं आपको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि यौन शोषण है क्या। कई बार जब मैं सेशंस लेती हूँ तो
बच्चियां कहती नहीं मैम, यौन शोषण तो मेरा कभी नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से वो बंदा मुझे देखता है मुझे घिन आती है, ये यौन शोषण है। किसी को हाथ लगा के परेशान करना, उसे खींचना, ये केवल यौन शोषण का पार्ट नहीं है। किसी को बुरी तरह से देखना, किसी पर गलत तरह से कमेंट करना, अरे वाह मैडम आज तो गुलाबो बनकर आई हो, लगता है अंबर जमी पर आ गया है, इस तरह के कमेंट्स करना जो किसी भी तरह सामने वाली स्त्री को अनकंफर्टेबल कर दे, उसे ये महसूस करने पे मजबूर कर दे कि यार ये चला जाए, ये जब मुझे देखता है मुझे मेरा जी कच्चा होता है, मुझे नहीं पसंद, ये जब यहाँ से निकलता है मुझे टच करके निकलता है, या ये अगर मुझे हाथ भी लगाता है ना, मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी एक औरत की ऐसे रिएक्शन जो उसके एक्सप्रेशंस को आपके पास होने से चेंज कर देती है। आपने कभी कोई ऐसा मैसेज किसी को भेज दिया, सामने वाले ने इग्नोर कर दिया, आपने फिर भेज दिया, उसने फिर इग्नोर करा, आपके फिर भेजने पर उसने बोला प्लीज़ आप ये सब मुझे मत भेजिए, मुझे नहीं अच्छा लगता। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो माइंड इट इज़ सेक्सुअल हैरेसमेंट। एनीथिंग विच इज़ अनवेलकम्ड, जिसे मैं स्वीकार नहीं करती, लीलता है मैं कहूँगी, जो एक पर्सनल परसेप्शन है, जो मेरा खुद का, जो मेरे खुद के अस्तित्व को स्वीकार नहीं है, वो है यौन शोषण। यौन शोषण के लिए एक एक्ट बना है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब गाइडलाइन थी 1993 की बात है। ये किसी ने सुना है भवरी देवी के बारे में? वो है हम लोगों के इस पॉश एक्ट की जन्मदाता। जैसे हम आज जन्मदात्रियों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम हर वुमेन इंटरनेशनल सेलिब्रेशन में उन्हें भी रिवॉर्ड देते हैं, उन्हें भी थैंक्स बोलते हैं कि उनकी वजह से आज हमें सुरक्षा मिली। तो ये 1993 की बात है। गवर्नमेंट के कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट, विमेन एम्पावरमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, जहाँ पर भवरी देवी को गवर्नमेंट के एक प्रोजेक्ट पर डिप्लॉय किया गया था अपने ही गांव में। उनको टास्क क्या दिया गया था? आपको बच्चों की मैरिजेस को रुकवाना है, दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जिस घर में बाल विवाह होते हैं आपको उसको रुकवाना है। भवरी देवी बिल्कुल अनपढ़, बिना पढ़ी लिखी, अंगूठा छाप औरत थी, पर थी बहुत हिम्मत वाली, किसी से डरती नहीं थी। एक बार की बात है, एक 3 महीने की बच्ची और एक 16 महीने के बच्चे का शादी किसी घर में हो रहा था। भवरी देवी वहाँ पर पहुँच गई। उन्होंने बोला मुझे राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, ये शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। पर पता है क्या हुआ? भवरी देवी एक शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करती थी और वो एक गुर्जर समाज के लोग थे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक निम्न श्रेणी की औरत ने हमारे यहाँ आकर इस तरह का तमाशा कैसे कर दिया। उस टाइम तो शादी रोक दी। खैर शादी आधी रात के टाइम हो भी गई, लेकिन अगले दिन जब भवरी देवी अपने पति के साथ भरी दोपहरी में खेत पर काम कर रही थी, उस समय उस परिवार के 6 लोगों ने उसके हस्बैंड के सामने उसका रेप करा। रेप करके उसे वहीं छोड़ दिया। भवरी देवी को हॉस्पिटल लेके जाया गया। लोगों को पता है, वहां पर सब नारी शक्ति ने मिलकर एक सवाल उठाया, भवरी देवी के रेप के लिए जिम्मेदार कौन है? आप लोगों को क्या लगता है इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? गवर्नमेंट की, राजस्थान गवर्नमेंट की। जिस वो लोग सेशन कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए, फिर राजस्थान के अपने जयपुर के मानसरोवर का एक एनजीओ है विशाखा नाम से, विशाखा एनजीओ, उन लोगों ने भवरी देवी को बहुत सपोर्ट किया और उनके केस को वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए। जब ये केस सुप्रीम से एक 1996 में 3 साल लगे इस गाइडलाइन को आने में, एक गाइडलाइन निकाली जिसे कहा गया विशाखा गाइडलाइन।
विशाखा गाइडलाइन के अंतर्गत ये कहा गया कि आपको जिसने, लेट इट बी आपका ऑफिस हो, आप फील्ड वर्क पे हो, आप किसी मीटिंग में हो, लेकिन जिस एम्प्लॉयर ने आपको उस प्रोजेक्ट के लिए, उस ऑफिशियल काम के लिए भेजा है, अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का बर्ताव होता है तो आपका एम्प्लॉयर उसके लिए जिम्मेवार है। ये कहलाई विशाखा गाइडलाइन। वहाँ ये भी मैंडेटरी किया गया कि जिन कार्यस्थलों पर, चाहे वो सार्वजनिक हो, मैं थोड़ा सा कुछ वर्ड्स को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगी, आई एम रियली सॉरी, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हो, अनऑर्गेनाइज रेफर्स टू स्टेडियम्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो किसी भी सेक्टर्स को बिलोंग करती हो, अगर वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं तो आप लोगों को वहाँ पर एक इंटरनल कमेटी बिठानी पड़ेगी। उस इंटरनल कमेटी को बनाने का भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीका है कि उसमें कौन कौन मेंबर्स हो सकते हैं, और हर आने वाले इस तरह के मुद्दे को वो कमेटी हैंडल करेगी। और आप उन कार्यरत लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। कई बार आपने देखा होगा लोग हाथों से, आँखों से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही आपको इतना अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं कि टच करके परेशान करने की तो जरूरत ही खत्म हो जाती है। वो देखकर आपको इस तरह के एक्सप्रेशन देते हैं कि आपको लगता है मैंने इसको क्यों देख लिया, या उससे ज़्यादा लगता है इसने मुझे क्यों देख लिया। इतना बुरा ये कैसे हो सकता है, ये मुझे रोज घूरता है। रिसेंटली मैंने एक केस हैंडल किया था, जो एक बच्ची थी मेरे पास आई, मुझसे डिस्कस करना चाहती थी। लिंक्डइन एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, उसने मुझे वहाँ अप्रोच किया था। मैम मैं अपने एग्ज़ाम्स देने जा रही थी अपने पापा के साथ, तो मेरे पापा ने जो ऑटो हमने हायर किया था उसमें एक बंदा साथ में आकर बैठ गया। मेरे पापा ने हाँ भरवा दी ड्राइवर को बोल के, क्योंकि हमारा जो किराया था वो बट गया था उससे। तो मेरे पापा ने कहा ठीक है इसको बिठा लो। कोई वो चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही है। वो बच्चे आवाज़ नहीं उठा पाए, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा पाई क्योंकि उसे पता था, ये उसे नहीं पता था कि ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। आपको कोई सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह से टच करे, आपको कार्यस्थल पर कोई गलत तरह से कोई मैसेज कन्वे करे, किसी तरह की कोई ऐसी पिक्चर आपको दिखाए, आपका रास्ता रोके, आपका हाथ पकड़े, आपके ऊपर गलत तरह से कमेंट करे जो आपको नहीं पसंद है, या जो कहीं ना कहीं सेक्सुअल है नेचर में। हर की गई कंप्लेंट भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है बॉस ने बोल दिया यार तुम 15 दिन से आ नहीं रही हो, कहाँ थी, कल को चले गए आईसी के पास, ये तो यार सेक्सुअल हैरेसमेंट था। नहीं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए ये जरूरी है कि उस बिहेवियर, जो सामने वाला का बिहेवियर था, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्टैक्ट सेक्सुअल इन नेचर हो। ठीक है, इसके लिए हमारे कानून ने बहुत सारे हमें अधिकार दिए हैं। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं सभी को क्लियर करना चाहूँगी, आज के टाइम में हमारे ऑलमोस्ट हर घर में एक काम करने के लिए एक फीमेल एम्प्लॉय हमारी बाहर से आती जाती है, जैसे हम कहते हैं हमारी हाउस पियोन है, वो भी इस एक्ट के तहत सुरक्षित हैं। उन्हें भी इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्शन दिया गया है। तो आपके घर पे काम करने वाली जो बाई आती है वो भी अधिकार रखती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाने का, अगर वो इस तरह का कोई भी बिहेवियर आपके घर में महसूस करती है। तो इसके लिए हमें क्या क्या, हमारे एक्ट ने क्या प्रावधान दिए हैं। देखिए, इस बात को आज करने की जरूरत क्या थी। इतनी सारी महिलाएं अगर अपने हक के बारे में आज जान जाएंगी तो आप अपने आने वाली बच्चियों को, आपके अड़ोस पड़ोस को, अपने घर के बाकी मेंबर्स को ये बोल पाएंगी डरने की जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित हैं। समझ रही हैं आप, हम सब सुरक्षित हैं। कई बार लोग ये भी बोलते हैं मुझे कि मैडम ये कैसा एक्ट है, हर बार जरूरी थोड़ी है मेल ही सेक्सुअली हरास हो, फीमेल ही सेक्सुअली हरास हो, मेल भी होते हैं। आई एग्री, मेल भी सेक्सुअली हरास होते हैं, लेकिन ये एक्ट बायस्ड नहीं है। दे सकता है, विटनेसेस प्रोवाइड कर सकता है, अपनी पूरी बात रख सकता है। उसे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो वो उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकता है।
इसमें जो फीमेल हैं जो कार्यस्थलों पर जा रही हैं, अगर इस तरह की कोई परेशानी वो फेस करती हैं तो उसके अगेंस्ट वो कुछ दिन की छुट्टी ले सकती हैं। जिस पर्सन के साथ वो अनकंफर्टेबल हैं उससे अपनी रिपोर्टिंग चेंज करवा सकती हैं। अगर आपके मल्टीपल ऑफिस है तो आप किसी ऑफिस में दूसरे ऑफिस में जाकर काम करने के रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में गिल्टी फील प्रूव होता है उसको 50,000 रुपीज़ का जुर्माना और 3 साल की कैद, और दोनों इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है। ये चीज़ कई बार क्या होती है, हमें सुनने में आई गई लगती है, 50,000 रुपये का क्या जुर्माना है, आज का तो पेइंग कैपेसिटी लोगों का इतना बढ़ चुका है, लेकिन ये 50,000 रुपये आपकी इज्जत से बड़े नहीं हैं। जो आप लोग अपने ऊपर एक अपनी रेपुटेशन, आपका जो डैमेज होता है, जो एक एम्प्लॉयर का होता है, पर्सनली बात नहीं करूँगी, पर्सनली तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती है, मेल एंड पे भी फीमेल एंड पे भी, लेकिन एम्प्लॉयर जिस तरह से अपना रेपुटेशन डैमेज करते हैं, ये सब चीज़ें वापस से इनकी भरपाई नहीं होती। ठीक है, पौष के बारे में इतना ही कहूँगी। इसके बाद यही कहूँगी कि हर नारी शक्ति को अपने आप में एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है। आप एक बार खुद में ये फील करें कि वो क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देती है। कभी कभी ना हमारी नारी शक्ति अपने रोज़मर्रा के कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाती है, वो ये देखना, वो ये जानना ही भूल गई कि